हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय और इस वीडियो में बात करेंगे IAS 456 के कोडल प्रोविज़न की, जिसको मैं क्लोज वाइज डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये मेरा IAS 456 की वीडियो सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 है। आज का मेरा पहला क्लोज है 6.2.5 क्रीप ऑफ द कॉन्क्रीट। क्रीप ऑफ द कॉन्क्रीट क्या होती है? ये होती है कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन विद द टाइम अंडर द सस्टेन लोडिंग। ठीक है, सस्टेन कंप्रेसिव लोडिंग। अब जो भी एक क्रीप की डिफॉर्मेशन होती है, इसको हम स्ट्रेन में मेजर करते हैं। ठीक है, स्ट्रेन में मेजर करते हैं। और मेरी स्ट्रेन कितने टाइप की होती है? इंस्टेंटेनियस, और एक होती है मेरी क्रीप स्ट्रेन। अब जो मेरी इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन होती है, इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है इलास्टिक और सेकंड होता है इनलास्टिक। ठीक है, अब ये क्लोज क्या बोलता है? जब तक मेरा ये इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस, जिसकी वजह से ये वाली स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस लेस देन 1/3 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो मेरी इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस होता है वो लेस देन 1/3 ऑफ करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है, तब तक मैं क्या बोलूँगा? जो मेरी क्रीप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मेरी स्ट्रेस के। ठीक है, इसमें यही गिवन है, एज लॉन्ग एज द स्ट्रेस इन कंक्रीट डज नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्रीप में बी अज्यूम टू बी प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेसेस। अब मेरा नेक्स्ट क्लोज है 6.2.5.1। अब इस क्लोज में क्या गिवन है? ये क्लोज बोलता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा और डिटेल एक्सपेरिमेशन। ठीक है, अगर मेरे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब मैं क्रीप को कैसे डिटरमाइन करूँगा? क्रीप को तब मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला से डिटरमाइन करूँगा, और उसके लिए मुझे यूज़ करना हुआ है क्रीप कोफिशिएंट। ठीक है, जो कि क्या होता है? अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन एज द एज ऑफ द लोडिंग। ठीक है, अब हमने पिछली वीडियो में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाला था, वो क्या था? 5000 अंडर FCK। ठीक है, और ये वाली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या थी? शॉर्ट टर्म थी। ठीक है, अब मुझे निकालनी है लॉन्ग टर्म और इफेक्टिव आफ्टर क्रीप। ठीक है, क्रीप के बाद जो भी मेरी इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो मुझे निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगी? इफेक्टिव क्या होगा? जो मेरी शॉर्ट टर्म है, ठीक है, उस इलास्टिसिटी को मैं डिवाइड करूँगा 1 + थीटा से। अब ये थीटा क्या है? ये है मेरा क्रीप कोफिशिएंट, जो कि एज ऑफ लोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरी एज ऑफ लोडिंग है 7 डेज, 20 डेज, 1 डेज, और उसके साथ ही क्रीप कोफिशिएंट है इसके ही रिगार्डिंग 22.2, 1.6 और 1.1। अब इससे यही चीज़ होती है, जितने टाइम पीरियड के बाद, जितने मतलब कंक्रीट की एज के बाद मैं स्ट्रेस लगाता हूँ, उतना ही क्रीप मेरा कम होगा। ठीक है, जैसे 7 डेज के ऊपर मेरा क्रीप कोफिशिएंट कितना है? 2.2, और 1 ईयर में देखूंगा तो वो कितना है? 1.1। ठीक है, अब सेम ही ये क्रीप कोफिशिएंट यहाँ पुट करना है और मुझे ई इफेक्टिव मिल जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि मेरा M20 कंक्रीट के लिए या M25 कंक्रीट ग्रेड के लिए मेरा 1 ईयर के बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लॉन्ग टर्म, ये है लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होगा? तो मैं उसके लिए कैसे निकालूंगा? मान लीजिए M25 है, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? शॉर्ट टर्म। वो क्या था मेरा? 5000 अंडर FCK। यहाँ से पुट करने के बाद कितना आएगा? 25,000। ठीक है, अब इस 25,000 को मैं इससे डिवाइड करूँगा 1 + थीटा से। 1 ईयर में कितना है? 1.1, तो 2.1 से डिवाइड कर दूंगा। 1 + 1.1 2.1। ये मेरी आएगी लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है बहुत बार। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि थर्मल एक्सपेंशन का यूज़ कहाँ पे होता है। थर्मल एक्सपेंशन का मेरा यूज़ जहाँ पे टेम्परेचर लोड का इफेक्ट पड़ता है, उसी स्ट्रक्चर में मेरा क्या है? थर्मल एक्सपेंशन का यूज़ होता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का। अब मैं बात करता हूँ ये मेरे स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? लाइक कूलिंग टावर्स, चिमनी। ठीक है, उन स्ट्रक्चर में क्या है? मेरा थर्मल एक्सपेंशन का यूज़ होता है। अब जो ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द सीमेंट, एग्रीगेट सीमेंट कंटेंट एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड द साइज ऑफ द सेक्शन। ठीक है, मेरे पास वेरियस थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट गिवन है। क्वार्टजाइट है, सैंडस्टोन है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, लाइमस्टोन है। अब जो मेरा क्वार्टजाइट है वो क्या है मेरा? ये है सिलिशियस मटेरियल। ठीक है, सिलिशियस मटेरियल है। और लाइमस्टोन है मेरा
कैल्सेरियस मटेरियल, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, जैसे ये सिलिशियस से कैल्सेरियस मटेरियल की तरफ हम बढ़ते हैं, एग्रीगेट चेंज होता है, वैसे ही मेरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम होता जाता है, ठीक है। मेरा क्वार्टजाइट के लिए है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, और मेरा लाइमस्टोन के लिए 0.6 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्लोज है 7 वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। इसमें सबसे पहले बात करता हूँ 7.1 की, और उससे पहले बात करता हूँ वर्केबिलिटी है क्या। तो मेरा एज पर IS 6461 पार्ट 4 इसकी डेफिनेशन क्या है वर्केबिलिटी की, प्रॉपर्टी ऑफ द फ्रेशली मिक्स कंक्रीट टू डिटरमाइन इट्स एज एंड होमोजेनिटी ऑफ कंक्रीट टू मिक्स प्लेस और कॉम्पैक्टेड। मीन्स ये वो प्रॉपर्टी है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसकी होमोजेनिटी किस बेस पे, उसको मिक्सिंग करने में कैसे मिक्स कर सकते हैं, उसको कैसे प्लेस कर सकते हैं और कैसे कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको वर्केबिलिटी निकालने के लिए मेरे पास कुछ टेस्ट होते हैं। फर्स्ट होता है मेरा स्लम्प टेस्ट, सेकंड होता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, एक होता है फ्लो टेस्ट और एक होता है VB टेस्ट, ठीक है। ये मेरे 4 टेस्ट होते हैं जिससे हम वर्केबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। अब मेरे पास एक टेबल गिवन है जो कि IS 11119 के अकॉर्डिंग है। अब इस टेबल में क्या गिवन है, इसमें कुछ टाइप ऑफ कंक्रीट है जिसके रिगार्डिंग मुझे डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी और स्लम्प रेस गिवन है, ठीक है। अब मेरे पास जैसे ब्लाइंडिंग कंक्रीट है, सेलो कंक्रीट है और पेमेंट यूजिंग पेवर्स है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट, सॉरी यहाँ तक पेमेंट यूजिंग पेवर्स तक। उसके लिए क्या है, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी मेरे लिए वेरी लो होती है, और स्लम्प रेस कितनी है, इसके लिए स्लम्प रेस मेरी बहुत ही मिनिमम होती है। उसके लिए मेरे क्या है, क्लोज दे रखा है 7.1.1। इस क्लोज में क्या है, in the very low category of workability where strict control is necessary, for example pavement quality control, concrete measurement of workability by determination of compaction factor will be more appropriate than slump, ठीक है। वहाँ पे मैं स्लम्प रेंज को डिटरमाइन नहीं करूँगा, उस केस में मेरा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होगा, उसी को मैं प्रेफर करूँगा, ठीक है। उसके लिए वहाँ पे कॉम्पैक्शन फैक्टर की रेंज होगी 0.75 to 0.80, ठीक है। इसके बाद मेरा मास कंक्रीट, lightly reinforcement section in slab, beam, walls and columns, floors, hand place pavement and central lining और स्ट्रीप फुटिंग। यहाँ तक मेरा क्या होता है, लो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी होती है, और जो स्लम्प रेस रिकमेंडेड है वो 25 to 75 होती है। उसके बाद मेरी हैवीली रेनफोर्स सेक्शन इन स्लैब, बीम्स, वॉल्स एंड कॉलम्स, स्लिप फॉर्म वर्क होता है मेरा जैसे चिमनी, ठीक है, और पंप कंक्रीट। यहाँ तक मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, मीडियम वर्केबिलिटी, और जो IS कोड रिकमेंड करता है स्लम्प रेंज 50 to 100 और 75 to 100, मीन्स 50 to 100 रिकमेंड करता है मेरा IS कोड इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। उसके बाद ट्रेंच फिल और इन सिचू पाइलिंग के लिए कितना होता है, मेरा हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी होती है, और उसके लिए स्लम्प रेंज होती है मेरी 100 to 150। उसके बाद मेरा कंक्रीट होता है ट्रीमी कंक्रीट। ट्रीमी कंक्रीट के लिए मेरे पास डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी वेरी हाई होती है, ठीक है। उसके लिए मेरे पास क्लोज गिवन है यहाँ पे 7.1.2, इसको देखते हैं। इस क्लोज में मेरा इन द वेरी हाई कैटेगरी ऑफ वर्केबिलिटी कंक्रीट मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी बाय डिटरमिनेशन ऑफ फ्लो विल बी अप्रोप्रिएट, ठीक है। फ्लो टेस्ट मेरा डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, उसी से मैं ट्रीमी कंक्रीट की वर्केबिलिटी को डिटरमाइन करता हूँ। इसके लिए मेरा ये कोड है 9013, ठीक है। अब इस टेबल के नीचे कोड भी गिवन है, नोट गिवन है यहाँ पे, फॉर मोस्ट ऑफ द प्लेसिंग कंडीशन इंटरनल वाइब्रेटर आर स्टेबल, डायमीटर ऑफ नीडल शैल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द डेंसिटी एंड स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार एंड थिकनेस ऑफ द सेक्शन, फॉर ट्रिमिंग कंक्रीट वाइब्रेटर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि किस कंक्रीट में मेरा वाइब्रेटर यूज नहीं होता वर्केबिलिटी में, तो वो होता है मेरा ट्रिमी कंक्रीट, ठीक है। मैंने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। थैंक यू।
और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना है। थैंक यू।